नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन, जिनका शपथ ग्रहण 12 सितंबर को होगा। अब शपथ की तैयारियां भी जोरों शोरों से हो रही है, लेकिन इस नतीजों पर कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस बुरी तरह से उलझा हुआ है। एक एक करके अब बयान भी सामने आ रहे हैं। नतीजों पर कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि बस जो बीजेपी की जीत हुई है वो बस आंकड़ों की जीत हुई है। बीजेपी नैतिक और राजनीतिक तौर पर हार गई है। तो इस तरह के बयान ये साफ साफ इशारा कर रहे हैं जो बम्पर जीत सीपी राधाकृष्णन की हुई है उससे कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। तो इस पे तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, बम्पर जीत हुई है और अब शपथ की भी तारीफ सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि 12 सितंबर को शपथ ग्रहण होना है। देखिए, शपथ तो लिया जाना था, लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं, नैतिक हार किसकी हुई है? ये कांग्रेस की हुई है। नैतिक जिम्मेदारी कांग्रेस को लेना चाहिए कि वो आगे बढ़ी और एक कैंडिडेट लेकर आया और ये सोच कर चला कि देखो, मोदी के खेमे में किसी तरीके से सेंधमारी करेंगे, उनके किसी पार्टी सहयोगी पार्टियों का वोट अपने पास लाएंगे, आंकड़े हमारे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर आरोप लगाएंगे कि देखो, मोदी बहुमत खो चुका है, इसलिए अब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरी की पूरी कवायद इन लोगों की इसी इर्द गिर्द थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ, आंकड़ों के खेल में ये पिछड़ गए और अब एक दिन के अंदर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस के ही सांसद थे जिसने ज्यादा गद्दारी की राहुल गांधी के साथ। ये गद्दारी शब्द तो नहीं, लेकिन गद्दारी शब्द ये कांग्रेसियों का कहना है कि इन लोगों ने धोखा दिया और इन लोगों ने ही ज्यादा एनडीए के पक्ष में वोट दिया। इंडी अलायंस की दूसरी पार्टियां को एक दो सांसद इधर उधर गए, सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस के ही थे जिन्होंने पलटी मारी और मोदी के साथ गए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने सीधे तौर पर कहा कि जितनी पार्टियां इंडी अलायंस की तरफ से थी, जिन पार्टियों ने वोटिंग से अपने आप को किनारा कर लिया, वो तो अलग हो गए, वो तो ना हमारे साथ थे न उनके साथ थे। लेकिन हमारे पास जो 427 का आंकड़ा था और हम लोगों ने सोच रखा था कि मैक्सिमम 440 तक हो सकता है, लेकिन उम्मीद इस बात की थी कि हम लोगों ने जो बातचीत की है कांग्रेस के नेताओं से, दूसरी पार्टी के नेताओं से, तो हमारा आंकड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन हम लोगों ने तैयारी कर रखी थी कि 440 तक हमारा जाएगा, लेकिन ये 452 चला गया। तो इससे पता चला कि कहां कहां से कैसे कैसे वोटिंग हुई है जो कांग्रेस के सांसदों ने की। ये कुछ सांसद तो ऐसे हैं जो सीधे चेहरा दिखाकर ये राहुल गांधी को चैलेंज करके वोट दिए, एनडीए को, शशि थरूर जैसे नेता। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे सीधे ये संजय जायसवाल ने कहा कि हम लोगों ने बातचीत की, 3 स्टेट को टारगेट किया था कि 3 स्टेट में कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस के नेता खुद ही कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए अमित शाह जी ने भी बातचीत की थी और एक स्टेट था महाराष्ट्र, जहां पर देवेंद्र फडणवीस को भी कहा गया था कि आप पार्टी मत देखिए, ये मत देखिए कि हम महायुति के कौन कौन से कैंडिडेट हैं, कौन कौन से सांसद हैं, मतलब जो वहां पर एनडीए है उसके सांसदों को सिर्फ मत देखिए, वो तो हमारे साथ हैं ही। पार्टी से अलग जितनी और पार्टियां हैं, चाहे यूबीटी हो या शरद पवार की एनसीपी हो या कांग्रेस ही क्यों ना हो, इन सब पार्टी के सांसदों से आप मुलाकात कीजिए और आप सीपी राधाकृष्णन के लिए बात कीजिए कि ये महाराष्ट्र के गवर्नर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को अगर थोड़ा भी लगता है, और खासकर इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने एक चाल चली थी और राहुल गांधी के इशारे पर यह सुदर्शन रेड्डी ने भी एक चाल चल दी। इन लोगों ने कहा कि जैसे विचारधारा की ये लड़ाई है, तो उस विचारधारा की लड़ाई में हम लोग अंतर आत्मा से वोट करने के लिए सोचें, अंतर आत्मा की आवाज सुने। तो अंतर आत्मा की आवाज केवल एनडीए वाले सुनेंगे या फिर इंडी अलायंस वाले भी सुनेंगे? तो जब अंतरात्मा की आवाज की बात है तो हम भी अंतरात्मा झकझोरेंगे उन लोगों का जो कि अपने विचारधारा की लड़ाई में राहुल गांधी के साथ नहीं है, विचारधारा उनकी राहुल गांधी से नहीं मिलती है। तो इसलिए पहले महाराष्ट्र को टारगेट किया गया, उसके बाद झारखंड में इन लोगों ने बातचीत की कि झारखंड के भी गवर्नर रहे हैं, तो वहां पर भी पार्टी से अलग, कांग्रेस हो
या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इन सारी पार्टियों के सांसदों से बातचीत कीजिए और उन लोगों को कहिए कि आपके यहाँ गवर्नर रहे। अगर आपको उनकी कार्यशैली पसंद हो, अगर आपको उनका व्यक्तित्व पसंद हो, कभी उनसे कंट्रोवर्सी ना हुई हो। गवर्नर रहते हुए कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर सरकार और गवर्नर के बीच झगड़ा चलते रहता है। केरल में भी हुआ, तमिलनाडु में हुआ, और ऐसी स्थिति है तमिलनाडु के गवर्नर एन रवि और सरकार के बीच कि आज सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर मामला चल रहा है कि क्यों इतने दिनों तक बिल है जो पास नहीं करवाया गया, उसको सुरक्षित रखा गया। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो क्या सीपी राधाकृष्णन के साथ आप लोगों को कोई ऐसी समस्या हुई? और अगर नहीं हुई है तो आप भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के वोटिंग करो। फिर तीसरा स्टेट राजस्थान है, वहां पर भी अप्रोच किया गया कि इन राज्यों में भी वहां कांग्रेस के सांसदों से बात की गई कि ये विचारधारा की लड़ाई की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और राजस्थान में विचारधारा कैसी चल रही है। एक विचारधारा राजस्थान में है जो कन्हैया लाल की हत्या करने वालों के साथ है। एक विचारधारा राजस्थान में है जो उदयपुर जयपुर में प्रोटेस्ट करने वालों के साथ है। एक विचारधारा वहां ऐसी है जो कि इन जगहों पर पत्थरबाजी करने वालों के साथ है, और जब हिंदुओं का जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा निकलती है, तो उस समय ये लोग पत्थरबाजी करते हैं और सरकार मूक दर्शक बन के बैठकर देखती रहती है। दूसरी विचारधारा ये है कि राष्ट्र की बात करता है, हिंदुओं की बात करता है, और उसके बाद वो तत्व जैसे कि राजस्थान में अभी एंटी कन्वर्जन कानून आए, तो उस विचारधारा की लड़ाई में किस विचारधारा के साथ हैं ये अपनी अंतरात्मा से पूछो कि राजनीति कैसी कर रहे हो, और उसी अंतरात्मा के आधार पर आप वोट करना। अब हुआ क्या, नतीजा सामने दिखा और उसके बाद एनालिसिस किया गया इंडी ब्लॉक में कौन कौन सी पार्टियां, ये सबसे ज्यादा रहा टीएमसी का कि टीएमसी एकजुट होकर सुदर्शन रेड्डी को वोट दिया, और उसके पीछे की वजह थी क्योंकि ममता बनर्जी आजकल इतना बौखलाई हुई है कि वो किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से आउट करना चाहती है। पिछले दिनों उन्होंने मीटिंग भी की थी और कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, यानी कि मुकाबला में जो टीएमसी और बीजेपी है उसको उस दौर से हटाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो कम्युनिस्टों का समर्थन करो, जहां पर वो कमजोर नजर आए, वहां पर हमारी पार्टी की जीत संभावना नहीं है तो फिर उसको सपोर्ट कर दो भाजपा के खिलाफ। जहां पर आपको लगता है कि हम कमजोर हैं, हमारे कार्यकर्ता को लगता है कि कांग्रेस वहां टक्कर दे रही है, वहां कांग्रेस को सपोर्ट करो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहां से आउट करो। जब इतने जहर नफरत भरा हुआ है ममता बनर्जी के अंदर इस समय, तो उसमें तो उनके सारे सांसद एकजुट होने के स्वांग रचेंगे ही, और इसलिए इन पार्टियों में ज्यादा बिखराव नहीं हुआ। बिखराव क्या हुआ, सिंगल पार्टी नेता वाली पार्टियों में और उसके बाद कांग्रेस में। तो कांग्रेस के लिए ही ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सांसद जो ये 15 इनवैलिड वोट हुए वो भी कांग्रेस के सांसद ही हैं, और इसलिए जयराम रमेश बोल रहा है कि नहीं, इनवैलिड होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने क्रॉस वोटिंग की। तो क्या होता है, इनवैलिड होने का मतलब एक ही फिर हो सकता है कि आपने वैसे सांसद चुने हैं जिसको एक वोट देना नहीं आता और वो दूसरे से वोट लेने के लिए क्षेत्र में जाते हैं। मतलब तो दो ही है कि आपको वोट देना नहीं आता या आपने जानबूझकर गलत तरीके से वोट दिया। और सर इसका इशारा किरण रिजिजू ने भी किया है। उन्होंने इशारों में कहा कि भाई इंडी अलायंस के कुछ सांसदों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस नतीजों में उनका भी योगदान है। मतलब वो इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ सांसद है या इंडी अलायंस के कुछ सांसद है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। बिल्कुल ये इशारा सही है, क्योंकि आंकड़े ही बता रहे हैं 452 वोट कहां से आएंगे। ये एनडीए के पास 452 सांसद तो है नहीं, 452 सांसद अगर एनडीए के पास होते और उसमें ये होता कि नहीं 478 सांसद 70 सांसद एनडीए के पास हैं, उसमें से इनवैलिड जो वोट हुए हैं उसमें एनडीए की भी भूमिका है, उसके सांसद भी वैसे वोट दे दिए। या फिर जो अगर इंडी अलायंस के सांसदों की संख्या जो 354 बताई जा रही थी उसमें अगर 375 हो गया होता, हार जीत अलग बात है, लेकिन 370-60 हो गया होता तो यह माना जाता कि इंडी अलायंस के कैंडिडेट और इंडी अलायंस की सारी पार्टियों ने इतनी मेहनत की कि एनडीए की पार्टियों के नेता
विचारधारा की लड़ाई में ये चले गए इंडी अलायंस के साथ। तो ये जो राहुल गांधी या फिर इनके कैंडिडेट विचारधारा की बात कर रहे थे और आज कह रहा है कि नहीं नहीं ये नैतिक जीत तो हमारी है, एनडीए की नैतिक हार है। कौन सी नैतिक हार? जब कैंडिडेट जीत गए, जब विचारधारा की लड़ाई में विचारधारा जीत गई, जब हमारे पास बहुमत से ज्यादा आंकड़े आ गए, तो फिर नैतिक जीत भी हुई और आंकड़ों की जीत भी हुई। तो इसलिए अभी कांग्रेस में मंथन इस बात का चल रहा है कि ये जो नेता, सांसद, राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों जगह पर राहुल गांधी से अलग वोटिंग किए हैं, इन लोगों के खिलाफ वोट किए हैं। वो कौन कौन से सांसद हैं? 8-10 सांसद तो ऐसे हैं जिनका नाम इनको पता है, इनके बारे में वो जानते हैं कि जो पहले से भी नाराजगी दर्ज कर चुके हैं। पंजाब के 3 सांसद हैं, जिसमें 2 सांसद पंजाब के ऐसे हैं जिनको विदेशी डेलीगेशन जो भेजा गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उन दोनों को उसका मेंबर बनाया गया था। और फिर केरल के सांसद हैं जिनके बारे में भी सब जानता है, और वो अपने साथ कितने सांसदों को लेकर गए ये इनको पता नहीं है। इन सांसदों के खिलाफ राहुल गांधी कुछ एक्शन ले पाएंगे? देखिए, एक्शन लेने की क्षमता इनके अंदर नहीं है। अगर एक्शन लेना होता तो जो शशि थरूर सीधे चैलेंज कर रहे हैं, आज तक तो एक्शन लिया नहीं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि केरल का चुनाव, अगर केरल चुनाव से पहले शशि थरूर के ऊपर एक्शन ले लिए तो फिर कितने सांसद उनके साथ चले जाएंगे, विधायक चले जाएंगे, और फिर एक नया गुट बन जाएगा, नई पार्टी बन जाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी का गुट मजबूत हो जाएगा। ये लोग डरे हुए हैं, इसीलिए एक भी सांसदों के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं कर सकते। केवल और केवल चिढ़ पैदा होगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएंगे कि इन लोगों ने हमारे सांसदों को तोड़ लिया, उनको प्रलोभन दिया। ये सारे आरोप वाली पार्टियां हैं, ना एक्शन ले सकते हैं, ना कोई और मैनेजमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के कई सांसद हैं, साथ ही इंडिया अलायंस के कुछ और अलग अलग दलों के सांसद हैं जिन्होंने एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट किया। मतलब जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है और इसका जिक्र किरण रिजिजू के भी तरफ से किया गया। उन्होंने उन तमाम सांसदों को धन्यवाद कहा है जिन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को वोटिंग दी है। तस्वीरें देख सकते हैं, आज पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात भी की है। अब शपथ को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि 12 तारीख को एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति की शपथ लेने वाले हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।